नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। न्यूज भी आज बहुत सारे हैं और एडिटोरियल्स भी लगभग 6 हैं आज। वैसे तो 7 के साथ इंपॉर्टेंट है, बट 6 मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज है वो है सुप्रीम कोर्ट बेंच टू रिविजिट 2013 वर्डिक्ट ऑन पोल प्रोमिसेस। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे वोटिंग लॉज में कुछ एनॉमली है। अगर सीधे सीधे पैसे दे रहे हो वोट पाने के लिए तो वो इलीगल है, और अगर आप कोई फ्री भी दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो वो लीगल है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कलर टीवी बांटती है लोगों को और बोलती है हमें वोट दो, तो वो लीगल होगा। पैसे बांटती है तो गलत होगा। उसके बाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर फ्री भी बांट रही है या सामान बांट रही है तो लीगल है, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर फ्री भी बांट रहा है तो वो गलत है। तो कैंडिडेट और पार्टी को अलग कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 के वर्डिक्ट में। अब इस वर्डिक्ट को रिविजिट करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर स्टेट की बोरोइंग पावर्स को कम करने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार, ऐसा बोला है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने। इसको देखेंगे। एक यक्षगन का ऑल नाइट शो हुआ करता था, किसके द्वारा? कतील मेला मंडली के द्वारा। इसको ओवरऑल इसके टाइमिंग्स को बदला जा रहा है। पहले पूरी रात चलता था, अब इसको 5 पीएम टू 10 पीएम में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज से। केंद्र की सरकार रशिया यूक्रेन टॉक्स के रिस्पेक्ट में क्या बातचीत कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला है। किस बेसिस पे बोला है, क्या पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। जो विंड प्रोजेक्ट एडिशन है, देखिए 2024 तक जो विंड पावर का इंस्टॉलेशन है वो बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होगा, ये देखेंगे। पीएम प्रायुत, जो अभी आपके थाईलैंड के पीएम है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के भी हैं, इनकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को अभी के लिए थाईलैंड की कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। ये क्या है, इसको देखेंगे। ऋषि सुनाक ने यूके की ताइवान पॉलिसी के बारे में यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। देखिए, यूके के अंदर एक लड़ाई चल रही, लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या ऋषि सुनाक बनेंगे, तो इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर एडिटोरियल में G20 से रिलेटेड एक एडिटोरियल है। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है, ये यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है। तो इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस क्या कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तुनिसिया की डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। लिंगायत वोट्स के बारे में बात करेंगे। गांधी के फैमिली मैटर्स, बेसिकली इस समय पे कांग्रेस के अंदर लीडरशिप एक नॉन गांधी के पास जाएगी, और अशोक गहलोत साहब का नाम आ रहा है सामने। लेकिन अगर एक बार को कोई नॉन गांधी लीडर बन भी जाता है तो उसके पास कितनी इंडिपेंडेंस होगी डिसीजन लेने की, ये एक चीज देखने वाली होगी। फिर आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करना, ये एक गलत डिसीजन क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतने आर्टिकल्स तो मैं डिस्कस करूंगा 6। इंदर मेघवाल की जो मृत्यु हुई थी राजस्थान के अंदर, इसके रिस्पेक्ट में मैं कोशिश करूंगा अलग से आपसे बात करूं, क्योंकि अभी के लिए इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स अलग अलग इसमें बताए जा रहे हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डायकोटॉमी। डायकोटॉमी क्या होता है? द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो ग्रुप्स हैं या दो अलग अलग चीजें हैं, वो किस हिसाब से एक दूसरे से अलग हैं, इसके रिस्पेक्ट में बातचीत करना, इसको आप बोलते हो डायकोटॉमी। तो चलिए, पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी इलेक्शंस के रिस्पेक्ट से, सुप्रीम कोर्ट टू री एग्जामिन वर्डिक्ट लिमिटिंग करप्ट प्रैक्टिस टू कैंडिडेट एंड नॉट अंडर इलेक्शन लॉ। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। ठीक है, वो जजमेंट क्या था? एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट। उसमें क्या हुआ था कि डीएमके ने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि जो गरीब घर हैं तमिलनाडु के, उनको कलर टीवी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम जीत जाते हैं इलेक्शंस। ठीक है। अब इस बेसिस पे केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यार ये डीएमके किस प्रकार के प्रोमिस कर रही है। कह रही है हम कलर टीवी बांटेंगे। अरे कलर टीवी तो कोई नेसेसरी एंटिटी नहीं है। हम खाना बांटेंगे, हम अनाज बांटेंगे, हम आपको फर्टिलाइजर देंगे, ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कलर टीवी बांटेंगे ये समझ में नहीं आता। तो ओवरऑल ये केस पहुंचा एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। दो जज की बेंच बनी। दो जज कौन कौन से थे यहां पे? तो एक थे आपके रंजन गोगोई साहब, और एक थे आपके पी सत्था शिवम साहब। ठीक है ना? तो जस्टिस पी सत्था शिवम और रंजन गोगोई। ओके। तो इन दोनों जजेस ने यहां पे क्या बोला, ये देखिए इनके स्टेटमेंट से। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट एन इंडिविजुअल कैंडिडेट फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू प्रोमिसेस which constitute a corrupt practices within the meaning of section 123 of the RP Act. The provisions of Act place no fetter on the power of political parties to make promises in election manifesto.
सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2013 का जजमेंट क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123 के अंदर अगर उल्टे सीधे प्रोमिसेस कोई कैंडिडेट करता है तो वो वर्जित है सेक्शन 123 के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यहां पे प्रोमिसेस कर सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद जजेस ने यहां पे क्या बोला, द पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन वॉट वे द स्टेट चूजेस टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी इज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट एंड दिस कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद सच डिसीजंस unless they are in clear violation of some statutory or constitutional provision or is shockingly arbitrary in nature। मतलब 2013 का जजमेंट क्या बोल रहा है कि भैया सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट गड़बड़ कर रहा है तो उस केस में भाई हम उसको सजा दे सकते हैं, ये गलत होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर यहां पे कोई प्रॉमिस कर रही है तो पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस कर सकती है, हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रोक सकते। पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बालाजी जजमेंट में। अब इस बात को लेके जो लॉयर्स हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार डीपीएसपी के अंदर आप कलर टीवी लैपटॉप बांटना कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। डीपीएसपी के अंदर किसी को नौकरी देना, किसी को खाने पीने का सामान देना, उसको रहने का घर देना, ये तो जस्टिफाई हो सकता है, बट कलर टीवी बांटना, लैपटॉप बांटना, लैपटॉप अगर आप मान लो किसी डिजर्विंग ऐसे पर्सन को बांट रहे हो जिसको सच में जरूरत है, इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो समझ में आता है। बट जनरल केसेस में हाउस होल्ड्स को आप बोलते हो कि हम टीवी दे देंगे, तुम हमें वोट दो, तो ये तो एक प्रकार की घूस हो गई ना देना। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंची है। ओके। मिस्टर दत्तर क्या बोल रहे हैं यहां पे कि भाई इस प्रकार की चीजें बांटना, कलर टीवी लैपटॉप, ये ब्राइबरी के जैसा है। भले यहां पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं बट एक प्रकार की ब्राइब ही दी जा रही है। तो ये जो जस्टिस पी सथशिवम और रंजन गोगोई का जजमेंट है, बालाजी जजमेंट 2013 का, वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस केस को एंटरटेन कर लिया है। वो इस केस को फिर से रिकंसीडर करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 3 जज की बेंच बनाई जाएगी जो कि इस बात को रिकंसीडर करेगी कि भाई ये जो ओवरऑल आपका 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया था ये सही है या गलत। ठीक है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया। असल में हुआ क्या है, अभी केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके के एन बाला गोपाल साहब, इससे पहले थे टीएम थॉमस इसाक। अब जब टीएम थॉमस इसाक केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय पे के आई आई एफ बी, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने कुछ मसाला बॉन्ड इशू किए थे और उन मसाला बॉन्ड्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया था केरला की सरकार ने। इसी प्रकार से एक और बॉडी है केरला की के एस एस पी एल, केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड, इसने भी कुछ बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठाया था। तो अब क्या है कि कैग की रिपोर्ट निकल के आई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट यहां पे क्या बोलती है, 3 रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं केरला की, 2 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो मैंने अभी आपको बताई, एक के आई आई एफ बी, एक के एस एस पी एल, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, और केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड, इन्होंने गलत प्रकार से पैसा उठाया। कैग की रिपोर्ट पहली बात तो ये बोलती है कि के आई आई एफ बी मसाला बॉन्ड इशू कर रही है, उसके बेसिस पे पैसा उधार उठा रही है, लेकिन के आई आई एफ बी इस बॉडी की खुद की कोई इनकम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा मार्केट से उठाया है उसको चुकाने के लिए राज्य की सरकार पैसा देगी, और राज्य की सरकार पैसा देगी मतलब टैक्स पेयर्स पैसा देंगे। एक चीज तो यहां पे ये बोला जा रहा है। दूसरा, एक्सटर्नल बोरोइंग्स के जो नॉर्म्स है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना, इसको वायलेट किया गया है किसके द्वारा, केरला के द्वारा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ओवरऑल अपने इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू केरला की सरकार ने, या फिर कह लीजिए केरला के इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ने कुछ भी केरला की सरकार के बिना नहीं किया होगा। तो ये जो भी पैसा वगैरह उठाया गया है इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू, ये इलीगल है, सही मैकेनिज्म के थ्रू नहीं उठाया गया है। ऐसा यहां पे बताया जा रहा है किसके द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के द्वारा। और इस बात को लेके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहां पे एक्शन में आ चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर टीएम थॉमस इसॉक को बुलाया मसाला बॉन्ड्स के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। अभी जैसे ही ये इंक्वायरी शुरू हुई है, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ये केंद्र की सरकार इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जैसे कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को दबाने के लिए। फिर यहां पे केरला के अभी के फाइनेंस मिनिस्टर बाला गोपाल साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट केवल राज्य की सरकारों को फॉलो नहीं करना होता है,
केंद्र की सरकार को भी फॉलो करना होता है। लेकिन केंद्र की सरकार अपनी मन मुताबिक कुछ भी कर रही है। देखिए, यहां पे एक और आर्टिकल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां देखिए क्या लिखा है। A state may not, without the consent of the government of India, raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by the government of India or by a predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India or its predecessor government। मतलब देखिए, राज्य की सरकार बाहर से कोई लोन नहीं उठाएगी, ठीक है ना। अगर इस राज्य की सरकार ने केंद्र की सरकार से पहले कोई लोन ले रखा है तो केंद्र की सरकार की परमिशन के बिना राज्य की सरकार लोन नहीं उठाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लिटरली एक राज्य की सरकार को इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाना तो केंद्र की सरकार की परमिशन लगती है। क्योंकि देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट की कोई भी एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, लोन देती है इंडिया की किसी राज्य की सरकार को, तो जो गारंटी होती है, गारंटर होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो राज्य की सरकार बाहर से पैसा नहीं उठा सकती अगर उसने केंद्र की सरकार से कोई लोन लिया हो। अगर केंद्र की सरकार से लोन लिया है भी नहीं है तो भी पहले अगर राज्य की सरकार ने कोई लोन ले रखा है इंटरनेशनल बॉडी से और उसके लिए केंद्र की सरकार ने गारंटी दे रखी है तो सेकंड लोन लेने के लिए केंद्र की सरकार की परमिशन लगेगी। ऐसा आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में लिखा है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं कि हाँ, आप इतनी बोरोइंग कर सकते हो, इतनी बोरोइंग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 14th फाइनेंस कमीशन और केरला फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंदर यह बोला गया है कि फिजिकल डेफिसिट केरला की 3% हो सकती है, जो कि अभी 3.45% पे, और डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो मैक्सिमम 30% हो सकता है, जो कि 30.91% पे। मतलब केरला और बाकी राज्य की सरकारों के ऊपर बोरोइंग को लेके कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं। अब केरला के फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये लिमिट्स केंद्र की सरकार के ऊपर क्यों नहीं लगी हैं, राज्य की सरकार के ऊपर ही क्यों लगी हैं। तो केंद्र की सरकार अपने हिसाब से कहीं पे कितना भी उधार उठाएगी उसको नहीं रोका जाएगा, और हम राज्य की सरकारें लोगों के डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर कुछ पैसा उठाएंगे तो ये हम गलत कर रहे हैं। फिर केंद्र की सरकार ने हमें पैंडेमिक के समय पे पैसा नहीं दिया। यहां पे केंद्र की सरकार 2015-19 से लेके 7.94 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट डेप्ट माफ कर चुकी है। हर साल कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, उसके लिए केंद्र की सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं करता, और हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए पैसा उठा रहे हैं तो हमें आर्टिकल 293 और कैग और ईडी की मदद से दबाया जा रहा है। इस प्रकार के इल्जाम बालक गोपाल साहब केंद्र की सरकार के ऊपर उठा रहे हैं। मतलब केरला की सरकार ओपनली यहां पे केंद्र की सरकार को चैलेंज कर रही है। तो एक न्यूज थी, आपके साथ डिस्कस कर ली। अगला जीएस पेपर 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में ऑल नाइट यक्षगना शोज ऑफ सेंचुरी ओल्ड कतील मेला सेट टू बिकम हिस्ट्री। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक थिएटर ट्रूप है जिसका नाम है कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसिद्धिता यक्षगना मंडली। ये क्या कर रहे हैं कि पिछले 100 साल से ज्यादा से ये ऑल नाइट यक्षगन परफॉर्मेंसेस कराते हैं। इनकी परफॉर्मेंस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी, और ये आज से नहीं, ये पिछले आप कह लीजिए 100 साल से ज्यादा से परफॉर्मेंस लगातार करा रहे हैं, और इनकी परफॉर्मेंस देखने बहुत लोग आते हैं। इनके अगले 10 साल के शोज के टिकट ऑलरेडी बुक्ड है। अब हुआ यह है कि मई 2022 में एक गवर्नमेंट सर्कुलर इशू हुआ, और इस गवर्नमेंट सर्कुलर में लिखा है कि भैया रात में ओवरऑल आप नॉइस पॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपने देखा है कि रिसेंटली अजान से जो लाउड स्पीकर्स पे जो आवाज आती है, ठीक है ना, अजान पढ़ने की, उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म में लाउड स्पीकर्स को इस्तेमाल करके रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत पढ़ी जाती है, तो इन सब केसेस में अब नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अलग अलग राज्य की सरकारें प्रॉपर तरीके से इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर्टिकुलर मंडली तक भी बात पहुंची होगी। तो उस मंडली ने बोला कि ठीक है भाई, हम रात में अब अपने फंक्शंस कंडक्ट नहीं करेंगे, हम अपने फंक्शंस के टाइम को बदल रहे हैं। अब हमारे फंक्शंस कंडक्ट होंगे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो ये जो कतील मेला, बेसिकली ये जो ओवरऑल ऑल नाइट यक्षगन परफॉर्मेंस करवाई जाती है कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसिद्धिता मंडली के द्वारा, इसको कतील मेला भी बोलते हैं। तो कतील मेला जो पिछले 100 साल से रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता था, अब वो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक होगा। आप कह सकते हो ये दूसरा ऐसा शो है जो ऑल नाइट परफॉर्मेंस करता था पिछले 100 साल से ज्यादा, और अब इसने अपनी नाइट परफॉर्मेंस को डे परफॉर्मेंस में बदल दिया, या फिर कह लीजिए इवनिंग परफॉर्मेंस में बदल दिया। इससे पहले एक और मेला था धर्मस्थला यक्षगण मेला, जिसको कंडक्ट करता था धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कृपोपोषिता यक्षगना मंडली इसको कंडक्ट करवाती थी। 2015-16 से ये प्रोग्राम दिन में कंडक्ट होने लगा, रात में ये बंद हो गया। उसी प्रकार से कतील मेला, जिसमें 6 परफॉर्मिंग ट्रूप्स हैं,
ये भी ओवरऑल अब रात की बजाय शाम को कंडक्ट होगा। 6 ट्रूप्स होते हैं। जो कतील मेला है, ये सरकार के मुजरई डिपार्टमेंट से अटैच्ड है। कहाँ करवाया जाता है? दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल कतील, दक्षिण कन्नड़ में करवाया जाता है। एक सीजन में 1200 शोज होते हैं, इसके 325 एम्प्लॉयज होते हैं, 160 आर्टिस्ट होते हैं, 10 ईयर्स तक इनके शोज बुक हैं। इनका जो सबसे फेमस शो है वो है देवी महात्म्य शो। यक्षगण एक ट्रेडिशनल थिएटर है। ये अलग अलग मंडली द्वारा कंडक्ट कराया जाता है दक्षिण कन्नड़ा में, उदुपी में, उत्तर कन्नड़ा में, शिमोगा में और चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। केरला की कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में भी काफी फेमस है। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कस्टम मेकअप, स्टेज टेक्निक के थ्रू क्लासिकल म्यूजिक के साथ थिएटर और भक्ति मूवमेंट के प्रॉपर आप कह लो सिंक्रोनाइजेशन को आपके सामने लाया जाता है। कभी कभी इसको आता, देखिए आता बोला था, प्ले को आता बोला जाता है वहां की लोकल लैंग्वेज में। कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में काफी फेमस है। इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर दक्षिण कनाडा से साउथ में कासरगोड तक चले जाएं आप, केरला में, तो इस फॉर्म को बोला जाता है थेंकू टिथु। और उदुपी से लेके उत्तर कन्नड़ा तक चले जाएं तो इसको बोला जाता है बदागट टिथु। अब उतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए जानना, बट हाँ, आप ये समझ सकते हो कि यक्षगणा फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर है, बहुत ज्यादा फेमस है इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है ना। इनफैक्ट एज अ टूरिस्ट भी जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप चाहो तो इन प्लेस को देख सकते हो, और वेरी इंटरेस्टिंग होते हैं ये प्लेस। अगला, सेंटर वॉइसेस सपोर्ट फॉर रशिया यूक्रेन टॉक्स, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए क्या है, यूक्रेन की सिचुएशन को लेके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चिंता व्यक्त की। ये चिंता कहां व्यक्त की गई है? तो अभी जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है वहां पे व्यक्त की गई। और इसके लिए इंडिया ने बोला है कि हम यूएन सिक्योरिटी जनरल, यूएन एजेंसीज, इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस, इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यूक्रेन और रशिया के इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं इनके बीच में बायलेटरल रिश्ते अच्छे हों, इसके बारे में भी यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब ने बोला है। फिर राजनाथ सिंह साहब ने रशिया को थैंक यू बोला है कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने वाले एक टेररिस्ट को पकड़ लिया है। रॉ और आईबी के ऑफिशियल्स को वहां पे पोस्ट किया जा रहा है कि जाओ भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके आओ, पूछताछ करके आओ। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। टेररिज्म एक सीरियस चैलेंज है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को। इंडिया रीइटरेट कर रहा है अपने रिजॉल्व को कि हर प्रकार से टेररिज्म इंडिया के अंदर खत्म हो, रीजन को पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल बनाया जाए। एससीओ मेंबर स्टेट्स के साथ ज्वाइंट इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन लाने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। फिर मिस्टर सिंह साहब ने बोला है कि 2023 में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्बिट के अंदर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, रिस्क मिटिगेशन और डिजास्टर रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मीटिंग, एक वर्कशॉप इंडिया कंडक्ट करना चाहता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स, एससीओ मेंबर स्टेट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अफगानिस्तान को लेके भी राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हम एक पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं। उनकी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उनकी सोवरेनिटी में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यहां पे राजनाथ सिंह साहब पाकिस्तान की तरफ इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये सब बातें बताई गई। फिर मिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बोला कि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरी कंट्री को भड़काने के लिए, किसी भी कंट्री के टेररिस्ट को पनाह देने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के फेवर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक कंडक्ट करवाना चाहता है। फिर एससीओ के थ्रू कैसे प्रोग्रेस हो सकती है, पीस हो सकती है, प्रोस्पेरिटी हो सकती है, सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। फिर भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची है। ये पिटीशन ये बोलती है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिट इस समय पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब ओवरऑल नए सेंसस के हिसाब से ट्रांसफर होने चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि 2021 का सेंसस अभी आया नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ आया था 2013 में, इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर 80% आबादी कवर हो गई थी। ठीक है। लेकिन एनएफएसए के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर, जिसको भी राशन कार्ड बांटे गए वो 2011 के सेंसस के हिसाब से बांटे गए। अब 2011 से लेकर 2021 में आबादी बदल गई है, गरीबों का नंबर बदल गया, बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन वॉर आया। तो अभी जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना साहब ने यूनियन गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया है कि राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरीज, इन सब में एनएफएसए कवरेज को आप फिर से कंसीडर करो, और 2011 के बजाय 2021 में जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उसके हिसाब से आप बेनिफिट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट, रीएलोकेट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रीइटरेट किया है कि राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है। तो चूंकि राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है, अगर 2011 की कवरेज के हिसाब से 2021 में बहुत सारे लोगों को एनएफएसए स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल अगर आप देखो तो केंद्र की सरकार से जवाब मांगा गया। केंद्र की सरकार ने जवाब दिया है कि साहब 2011 में सेंसस आ गया था, 2021 का सेंसस इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से नहीं आ पाया है, आगे कब तक आएगा पता नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में जो भी पेटिशनर्स थे, पेटिशनर्स में एक बहुत ही बड़े एडवोकेट है प्रशांत भूषण साहब, अक्सर करे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते नजर आए। फिर अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदेर और जगदीप चोकर, ये यहाँ पे पेटिशनर्स हैं। इनका ये बोलना है कि 2011 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की प्रोटेक्शन, लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिल नहीं पा रही। तो इसी कंटेक्स्ट में जो अभी ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस आए हैं, उसके हिसाब से यहां पे बेनिफिट दिया जा सकता है एनएफएसए के अंदर। ये डिमांड की है इन पेटिशनर्स ने, और सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि इन पेटिशनर्स की डिमांड जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। तो भैया 2011 के सेंसस के हिसाब से जिसको भी एनएफएसए स्कीम के बेनिफिट्स मिले हैं, बेहतर यह रहेगा कि ये बेनिफिट्स बाकी और जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ लोग हैं उनको भी ट्रांसफर किए जाए। केंद्र की सरकार अपने एफिडेविट में क्या बोल रही है कि ऑलरेडी 80 करोड़ एनएफएसए बेनिफिशरीज हैं, हम वन नेशन वन कार्ड स्कीम जारी कर चुके हैं। तो हम मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मना नहीं किया है। केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन मिला है कि जो ज्यादा नीडी पर्सन्स हैं, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कवर हुए थे बट 2021 के सेंसस के हिसाब से एक्स्ट्रा हो गए, कवर नहीं हो पाए, उनको यहाँ पे आप कवर करिए। भारत सरकार कह रही है कि हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 2021 का सेंसस नहीं हुआ इसलिए हम कवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से आप करो, सेंसस जब आएगा तब आएगा। सेंसस के इंतजार के नाम पे ओवरऑल हम एटर्निटी तक इंतजार नहीं कर सकते कि हाँ बेनिफिट्स आप फॉरवर्ड मत करिए। फिर यहाँ पे जो कोर्ट है उसने राज्यों को भी डायरेक्शन दिया है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करो, जिनको अब तक रजिस्टर नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने एक नेशनल डाटा बेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बनाया है, एक ई श्रम पोर्टल बनाया है जिसमें लेबर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 400 ऑक्यूपेशन से ज्यादा के जो लेबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, डेयरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड में, तो ओवरऑल इनके रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में बहुत सी राज्य सरकार टारगेट से पीछे चल रही है। जैसे महाराष्ट्र में केवल 36.97% वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, तमिलनाडु में 34.84, तेलंगाना में 34.90, गुजरात में 48.4, कर्नाटका में केवल 36%। तो ओवरऑल ये जो वर्कर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए ई श्रम पोर्टल में, इनको जल्दी से जल्दी करो। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर 3, विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाय 2024। देखिए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और एमईसी प्लस, ये कंसल्टिंग फर्म है रेन्यूएबल एनर्जी की, इसका ये बोलना है कि इंडिया के अंदर जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो पीक करेंगे 2024 तक। मतलब 2024 तक विंड पावर प्रोजेक्ट्स का जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ेगा और उसके बाद थोड़ा घटेगा। देखिए मैं बताऊं, इंडिया फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और टारगेट ये है कि 2030 तक हम अपनी आधी इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2030 तक कितनी रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है, बिना सर्च मारे बताओ। और 2022 तक कितने का रखा था, ये दोनों चीजें नीचे बताओ। अब सुनिए, टारगेट ये था कि 2022 तक 60 गीगावाट हम लोग लेके आएंगे विंड पावर से, लेकिन अब तक केवल 40 गीगावाट आई है। विंड इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस 2017 से धीरे पड़ गए हैं और इनका धीरे पड़ने की एक वजह है। 2017 में एक ऑक्शनिंग वाला मैकेनिज्म आया था जिसके थ्रू विंड पावर एनर्जी के टेंडर बांटे गए थे और वहां टेंडरिंग के प्रोसेस के बाद सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताता हूं। 2021 में 1.45 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए। ऐसा बताया जा रहा है, सुनिए, कि 2022 में 3.2 गीगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, 2023 में 4.1 गीगावाट के, 2024 में 4.6 गीगावाट के, उसके बाद 2025 में सिर्फ 4 गीगावाट के और 2026 में 3.5 गीगावाट के। तो मतलब ओवरऑल यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 2024 तक पीक करेगा विंड पावर प्रोडक्शन और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे घटेगा। अब इसके नीचे घटने की वजह क्या है? तो देखिए, एक वजह तो यहां पे कोरोना का पैंडेमिक। तो कोरोना के पैंडेमिक के चलते सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास कोई टारगेट, कोई चारा नहीं था। तो जून 2021 से पहले जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो गए थे उसके रिस्पेक्ट में 7.5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया।
तो आप देखो कि जो शेड्यूल्ड कमीशनिंग डेट थी वो कुछ प्रोजेक्ट्स की ओवरशूट कर गई। तो 2022 तक होने वाले जो आप कह लो प्रोजेक्ट्स थे, 0.7 गीगावाट यहां पे इंस्टॉल नहीं हो पाया। तो मतलब कोरोना के पैंडेमिक के चलते जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो जून 2021 से पहले जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुए थे उस रिस्पेक्ट में 7.5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और 2022 तक कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पे पूरे नहीं हो पाए। प्लस 2017 में टेंडरिंग प्रोसीजर निकाला गया था। अब इस टेंडरिंग प्रोसीजर में कॉम्पिटिटिव बिड्स, टेंडर पता है ना आपको कैसे लगता है कि 5 पार्टीज ने टेंडर, जैसे कि यहाँ पे विंड पावर प्रोजेक्ट लगाना है, सरकार ने ठेका निकाला, तो मैं हूं, आप हो, 3-4 और लोग हैं, सबने अपना अपना टेंडर डाला। मैंने बोला मैं 1,000 करोड़ में इसको बनाऊंगा, दूसरी पार्टी बोल रही मैं 1,050 करोड़ में बनाऊंगा, तीसरी पार्टी बोल रही 1,030, एक ने बोला 980 करोड़, तो 980 करोड़ वाले को टेंडर मिल जाएगा। अब टेंडरिंग में बहुत कॉम्पिटिटिव बिड्स लगती हैं, तो लोग कम बिडिंग करते हैं। कम बिडिंग के चलते ओवरऑल एक प्रोजेक्ट कम पैसों में एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन कम पैसों में एलोकेट कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि बाद में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होगा। अगर बाद में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन होते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, और अभी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रखे हैं, पैंडेमिक आ रखा है, रशिया यूक्रेन वॉर आ रखा है, चाइना के साथ कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर वो इंडिविजुअल जिसने 980 करोड़ में टेंडर उठाया था उसको ऐसा लगता है कि इतने पैसे में वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगा ही नहीं। और विंड पावर में इंडिया के अंदर यही हो रहा है। विंड पावर में इंडिया के अंदर जो टेंडर्स थे वो सस्ते में प्लेस किए गए, बाद में पता चला कि फुलफिल हो नहीं पाएंगे, प्रॉफिट हो नहीं पाएगा, तो बहुत सारे टेंडर जीतने वाले लोग ग्राउंड लेवल पे विंड पावर प्रोजेक्ट बना ही नहीं रहे हैं। फिर एक ऑप्शन यहां पे कुछ लोग ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। ठीक है ना, यूटिलिटी स्केल विंड और सोलर टेक्नोलॉजी को एक साथ एक लैंड पे विंड प्रोजेक्ट पे लगा दिया आपने, सोलर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो विंड मार्केट एक लंपी मार्केट हो रखा है। आगे आने वाले समय में विंड को सोलर के साथ इंप्लीमेंट करके पूरे के पूरे रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये यहाँ पे है, पैंडेमिक और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट के चलते, टेंडरिंग के प्रोसेस के चलते ओवरऑल यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन इंडिया के अंदर काफी डिस्टर्ब पड़ गया। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो नुकसान है वो भी बढ़ गए हैं। जो पावर प्लांट्स रेन्यूएबल एनर्जी बना के बेच भी रहे हैं, डिस्कॉम्स की तरफ से उनकी पेमेंट नहीं आ रही है। ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है काफी हद तक हिला हुआ है। देखिए, रेन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स है, ठीक है ना, उनका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट से बचा हुआ है 73%, 19,400 करोड़ को उनकी पेमेंट आनी बाकी है। जो भी उन्होंने पावर बनाई उसको बेचा, उसकी 19,400 करोड़ की पेमेंट बाकी है। दिसंबर 2020 में नंबर 11,200 करोड़ था। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जहां पे सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, ओवरऑल इस पूरे के पूरे सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल यूज। थाईलैंड के कोर्ट ने पीएम प्रयुत चानोचा को सस्पेंड कर दिया। प्रयुत चानोचा डिफेंस मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। अब एक केस पहुंचा अपोजिशन पार्टीज के बिहाफ पे थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, यह बोला कि प्रयुत चानोचा ऑलरेडी 8 साल से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, तो टेक्निकली अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। जी हाँ, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है थाईलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 2017 का ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 8 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। तो चूंकि प्रयुत चानोचा 8 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं प्रयुत चानोचा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिसीजन लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में टोटल 5 लोग थे, जिसमें 4 लोगों ने ये वोट किया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे प्रयुत चानोचा, विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अगस्त 2022। तो अभी के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो प्रावित वोंगसुवन, जो कि प्रायुत चानोचा के डेप्यूटी हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आ गए। हाँ, प्रायुत चानोचा डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी से नहीं हटे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पावर लिटरली इनके हाथ में रहेगी। केस अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेंडिंग है। किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो अभी के लिए जब तक कोर्ट एक फाइनल वर्डिक्ट इशू नहीं कर देता इलेक्शंस को लेके, तब तक प्रायुत चानोचा यहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया गया है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए। लेकिन अभी भी थाईलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन में चल मिलिट्री की ही रही है। ठीक है भाई, ये ओवरऑल यहां बताया गया। फिर ऋषि सुनाक सेज ही वोंट चेंज यूके ताइवान पॉलिसी। जीएस पेपर टू इंटरनेशनल न्यूज में देखिए, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस और फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और टोरी पार्टी को कौन कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन, टैक्सेस, पब्लिक सर्विसेज, इन सब चीजों को लेके यहाँ पे बहस चल रही है।
तो जब पूछा गया ऋषि सुनाक साहब से कि आप यूके की ताइवान पॉलिसी को किस प्रकार से टेकअप करोगे, तो ऋषि सुनाक ने बोला कि भाई देखिए, हम ताइनाक को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हैं, लेकिन अभी के लिए हम वही मानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऋषि सुनाक ये बोल रहे हैं कि चाइना और यूके के रिश्ते नॉर्मल है। ऋषि सुनाक का ये बोलना है कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूनाइटेड किंगडम। तो चाइना को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रशिया को सिखाओ। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, रशिया इस समय पे आधा बर्बाद हो रखा है। तो रशिया को एक लेसन सिखाओ, ऐसा लेसन सिखाओ कि चाइना 100 बार सोच जाए ताइवान के ऊपर अटैक करने से पहले। ये बोला यहां पे ऋषि सुनाक साहब ने, यानी ऋषि सुनाक साहब सीधे सीधे ताइवान को सपोर्ट करके चाइना के साथ दुश्मनी मोलने के मूड में नहीं है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीधे सीधे ऋषि सुनाक ये भी बोल रहे हैं कि चाइना इज अ थ्रेट टू यूके। तो बेटर ये रहेगा कि रशिया को एक लेसन सिखाओ, ताकि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, चाइना ताइवान के साथ करने की कोशिश ना करे। फिर ओवरऑल ऋषि सुनाक साहब ने बोला है कि हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और सुधारेंगे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करेंगे, ऑकस एग्रीमेंट को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। इनफैक्ट इन सब चीजों के थ्रू हम अपने एलाइज को यह भरोसा दिलाएंगे कि हम उनकी मदद के लिए खड़े हैं। लिज ट्रस्ट से पूछा गया, तो लिज ट्रस्ट तो यहां पे ये बोल रही है कि जरूरत पड़ी तो मैं यूके के न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर लूंगी, भले ही ग्लोबल एनिहिलेशन का डर हो। तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स एक अग्रेसिव अप्रोच से अपनी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर को सामने रख रहे हैं। फिर भाई हिंदू एडिटोरियल पे आ जाते हैं। अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों ना दबाए तो जरूर दबा दीजिएगा, याद दिलाना पड़ता है आपको, कभी कभी भूल जाते होंगे। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्ली चॉइसेस। राजीव भाटिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा। देखिए, इंडिया के पास पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी आएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। अगर आप देखो तो 2023 में G20 समिट होने वाला है इंडिया के अंदर। कई मीटिंग्स होंगी, 200 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी। हंड्रेड्स ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्किंग ग्रुप्स, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आएंगे। 19 पावरफुल इकोनॉमीज के रिप्रेजेंटेटिव, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिवली 20 नहीं है, बहुत कंट्रीज यहाँ पे, 35-36, इनफैक्ट नहीं 35-36 भी नहीं, 45-46-47 के लगभग आप कह लो G20 में टोटल कंट्रीज आ गई। फिर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स भी हैं इसमें। इंडिया ने पहले बड़ी बड़ी समिट्स होस्ट की हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट होस्ट की थी 1983 में, थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2015 में होस्ट की थी। लेकिन G20 के कंपैरिजन का कुछ भी नहीं है इस समय पे। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके जो सबसे बड़ी बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो है G20। G20 फॉर्म्स 90% ऑफ वर्ल्ड जीपी, 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 67% ऑफ प्लैनेट्स पॉपुलेशन। लेकिन एक और बात है यहाँ पे, G20 ना एक एडवाइजरी बॉडी है, एक ट्रीटी बेस्ड फॉरम नहीं है ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी बातचीत G20 में निकल के आती है वो एक रिकमेंडेशन होती है मेंबर्स को। मेंबर्स माने ना माने अलग बात है, बट इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। G20 में यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेशन है, वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रिप्रेजेंटेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है, WHO का रिप्रेजेंटेशन है। तो अपने आप में G20 एक इनकंपेरेबल बॉडी है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चैलेंजेस, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 की, यूरोजोन क्राइसिस 2010 की, इन सब में कहीं ना कहीं G20 मेजर रोल प्ले करता है। 2008 में G20 का आप कह लो ये जो मतलब फोरम था, ये फाइनेंस मिनिस्टर से हेड ऑफ स्टेट पे गया था। उस समय पे G8 की बहुत चलती थी। G8 में चाइना नहीं था बट रशिया था। आज की डेट में G7 है, क्योंकि रशिया को निकाल गया 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला के ओवरटेक को लेकर। तो अभी के लिए जो G20 है वो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को मिलके एक कॉमन फॉरम, एक कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करता। पर ग्राउंड लेवल पे ओवरऑल इसको चला पाना काफी मुश्किल है। अभी इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की। इंडोनेशिया में जो मीटिंग्स हुई है ना, वहां पे ओपन हॉस्टिलिटी नजर आई है। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो हो रहा है, EU यूएस और रशिया की हॉस्टिलिटी, यूएस चाइना के डेटोरेटिंग रिलेशंस, इन सब में कहीं ना कहीं इन सब के इफेक्ट्स बाली समिट में देखने को मिले। अभी बाली इंडोनेशिया के अंदर समिट हुई थी G20 की। तो इस बाली समिट में साफ साफ ये देखने को मिला कि यार यहाँ पे जो G20 के मेंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं कर पा रहे। कुछ मेंबर्स ने तो बायलेटरल मीटिंग ही नहीं की, अलग अलग आप कह लो अलग अलग रूम्स में अपनी मीटिंग्स कर रहे थे। तो जब दिल्ली के अंदर ये G20 की मीटिंग होगी, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया के लिए प्रेसिडेंशियल टास्क काफी मुश्किल होने वाला है। आज की डेट में सारी कंट्रीज को साथ में लेके चल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं।
तो इंडिया यहाँ पे क्या क्या कर सकता है? चार डिफरेंट आइडियाज यहाँ पे न्यू दिल्ली की तरफ से निकल के आए। पहला आइडिया तो ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी से इंडिया अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। इंडिया ने जो भी रिसेंट अचीवमेंट्स किए, जैसे हमने कोविड-19 को हराया, वैक्सीन एड प्रोवाइड की दूसरे देशों को, इंडिया के डिजिटल रेजोल्यूशन को सामने रखना, रेन्यूएबल्स को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज से हमने किस प्रकार से लड़ाई की, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम सेल्फ रिलायंस पा रहे हैं, कैसे हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स को रीशेप कर रहे हैं, इस प्रकार की ब्रांडिंग हम कर सकते हैं। दूसरे, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इनोवेशन, स्टार्टअप्स का बढ़ना, यूनिकॉर्न्स का, जेंडर प्रोग्रेस, ये सब चीजें भी हम ओवरऑल दुनिया भर को दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। फिर सेकंड पे आ जाते हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये चार कंट्रीज, ये इमर्जिंग कंट्रीज हैं। ये दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक लीडरशिप होल्ड करेंगे। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी, जो कि सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज मानी जाती थी, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानी जाती थी, वो यहां पे सामने आ रही हैं और लीडरशिप को टेकअप कर रही हैं। फिर उसके बाद तीसरा, इब्सा मेंबर्स, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 2023, 24 और 25 में लीडरशिप रहेगी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास। ये वो कंट्रीज है जो किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ना ही ये क्वाड का हिस्सा है, ना ही ये ब्रिक्स का हिस्सा है, ना ही ये नाटो का हिस्सा है। तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो ये कंट्रीज न्यूट्रल तरीके से ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट है उनको डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के सामने रख सकते हैं। फिर चौथा, इंडिया यहां पे एक चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट की तरह उभरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? सारे डाइवर्जेंट इंटरेस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके रिजॉल्व कराने की कोशिश इंडिया यहां पे करेगा। ठीक है ना? अब यहां पे पांचों परमानेंट मेंबर्स भी होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, G7 मेंबर्स भी होंगे, ब्रिक्स मेंबर्स भी होंगे, G20 अर्जेंटीना मैक्सिको सब होंगे। तो इन सब मेंबर्स को मिला जुला के आगे लेके चलने की एक कोशिश रहेगी इंडिया की। लेट्स सी इंडिया कितना सक्सेसफुल हो पाता है। एक और चीज यहां पे होनी चाहिए, अफ्रीका के मार्जिनलाइजेशन को यहां पे खत्म होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन को यहां पे परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है G20 को। जरूरी ये कि अफ्रीकन यूनियन को यहां पे फुल फ्लेज्ड मेंबर बनाया जाए G20 का। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन फुल फ्लेज्ड मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन भी फुल फ्लेज्ड मेंबर होना चाहिए। तो अफ्रीकन यूनियन को चिल्लर समझ के साइड में रखना ये ठीक नहीं है, ये यहां पर बताया जा रहा है। फिर अगली जो आर्टिकल है वो है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस को लेकर। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, तो ऑथर यही बोल रहा है भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ एक यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस भी चाहिए। अब ऑफर यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है? ऑथर यहाँ पे कुछ सिनारियो सामने रख रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि भाई देखिए, एक तो लाइन होती है जहां पे बेसिक लिविंग वेजेस होते हैं कि भाई बेसिक लिविंग वेजेस जितना एक इंसान कमा रहा, उस इसको आप मान लो लाइन वन। इसके नीचे एक लाइन होती है यहाँ पे, लाइन टू, जिसको आप बोल सकते हो, ये वो होती है जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन। मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए एक इंसान को जिंदा रहने के लिए। अगर इस क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन के नीचे चला गया एक इंसान, तो फिर वो एक पोवर्टी ट्रैप में फंस जाता है। तो ओवरऑल यहां पे तीन प्रकार के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स की जरूरत है। पहला सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एक पैसिव सेफ्टी नेट होना चाहिए, जो कि ओवरऑल उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो कि लाइन वन से नीचे गिर चुके हैं, ताकि वो लाइन टू के नीचे ना चले जाए। दूसरा एक एक्टिव सेफ्टी नेट होना चाहिए, जो कि एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम करे, ताकि जो लोग लाइन वन के नीचे पहुंच गए, लाइन टू तक आ गए हैं, वो उस ट्रैम्पोलिन पे गिर के फिर से बाउंस बैक होकर लाइन वन पे चले जाए। और तीसरा एक ऐसा प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट चाहिए जो कि एक लॉन्च पैड की तरह काम करे, ताकि जो लोग लाइन टू के नीचे चले गए हैं उनको ऐसा पुश दिया जाए कि वो लाइन वन क्रॉस करके ऊपर चले जाए। तो तीन प्रकार के सेफ्टी नेट्स की बात हो रही है। बड़ा ही थ्योरेटिकल तरीके से ऑथर बता रहे हैं, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। अब पहले प्रकार का जो सेफ्टी नेट है, वो एक ऐसा सोशल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है जहां पे थोड़ा पैसा खत्म होगा। सेकंड प्रकार के सोशल सेफ्टी नेट में ज्यादा पैसा खत्म होगा। तीसरे प्रकार में सबसे ज्यादा पैसा खत्म होगा। तो ये अपनी तरफ से एक सिनारियो बना दिया यहां पे ऑथर ने। अब ऑथर यहां पे मेनली बता रहा है कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसके बेसिस पे लोगों को मदद की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर लीजिए, 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिए जाते हैं। सब्सिडाइज फूड ग्रेन दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। फिर मिड डे मील स्कीम के अंदर 120 मिलियन चिल्ड्रन, 12 करोड़ बच्चों को खाना पीना दिया जाता है। 50 मिलियन पीपल को फ्री मील प्रोग्राम अलग अलग राज्य की सरकारों के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लीकेजेस की खबर हमको मिलने को मिलती रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भले ही हमारे देश में बड़े तबके को खाने पीने के लिए हम लोग चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन
अभी भी उन खाने पीने की चीजों में कुछ लीकेजेस हैं। ओवरऑल बहुत सारे लोग इन प्रकार की, आप कह लो, अच्छाइयों को पा नहीं पाते हैं, इस प्रकार की बेनिफिट्स को पा नहीं पाते। फिर हेल्थ सिक्योरिटी फ्रंट पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके 49 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रन करता है, जिसके 13 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रन करता है, जिसके 4 मिलियन बेनिफिशरीज हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो अलग अलग राज्य की सरकार चलाती है, इसके 20 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। हमारे देश में केवल 11 करोड़ लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। इन सारे हेल्थ इंश्योरेंस को हटा दो, तब भी 40 करोड़ लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो इंश्योरेंस के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में हम पीछे हो जाते हैं यहां पे। फिर प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात की जाए, 3 प्रकार की प्रोविडेंट फंड स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर। एक तो है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें 2 करोड़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं। दूसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें 6.5 करोड़ वर्कर्स आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा डाल सकता है, ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं। फिर 5 करोड़ 30 लाख न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि ये लगभग 22 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 56 लाख राज्य की सरकार के हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, पीएम किसान स्कीम है, जो कि 12 करोड़ लोगों को मदद देती है। अटल पेंशन योजना 4 करोड़ लोगों को मदद देता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मिलियन 50 लाख बेनिफिशरीज है, और 50 हजार बेनिफिशरीज है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के अंदर। फिर मनरेगा स्कीम है, जिसके 6 करोड़ बेनिफिशरीज है। लेकिन अगर आप देखो, तो 50 करोड़ वर्कर्स जो है इंडिया में, इसमें से भी 10 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है, ना पेंशन है, ना ग्रेचुटी है, किसी भी प्रकार का इनकम कवरेज नहीं है। तो अगर इनको इनकम कवरेज दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए? क्या कोई प्रोग्राम है? तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम बांटते हो, तो 4.5% हमारा जीडीपी का चला जाएगा इसमें। क्या हमारे पास इतना पैसा है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा नहीं है। तो एक दूसरे यूबीआई की बात कर रहा है ऑथर। ऑथर बोल रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बजाय आप यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस बांटो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ाओ। हाँ, फिर दूसरी कंट्री से हमें कंपेयर किया जा रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात की जा रही है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पता है क्या होता है? प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब कितनी जीडीपी है और उसके एज अ परसेंटेज कितना प्रीमियम भरा जा रहा है इंडिया के अंदर। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ताइवान में 17% है, जापान में 9%, चाइना में 6%, इंडिया में केवल 4% है। तो अगर हम इस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाएं यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के थ्रू, तो आगे आने वाले समय में जो भी इंसान जब भी मुसीबत में पहुंचेगा, वो इस इंश्योरेंस का फायदा उठा के टेम्पररी अपने आप को मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, थोड़ा बहुत अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन यहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि यार, हमारे पास तो डाटा ही नहीं है इस प्रकार का इंश्योरेंस का, हम कैसे इंश्योरेंस देंगे? इतना ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन है हमारी इकोनॉमी में, डाटा ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ई श्रम पोर्टल के अंदर बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डाटा रजिस्टर हो चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू बहुत सारे हम इनफॉर्मल बिजनेसेस को, जो पहले टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनका टैक्स रिटर्न फाइल होने लगा है। ई श्रम पोर्टल पे 28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैं। जीएसटी पोर्टल पे 1 करोड़ 35 लाख रजिस्ट्रेशन हैं। फिर कर्नाटका में एक सोशल रजिस्ट्री पोर्टल है कुटुंब। इसके जैसे पोर्टल्स को पैन इंडिया बेसिस पे जारी किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जैसी स्कीम को एक रियलिटी बनाया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑथर थे आपके, वो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के थ्रू, राजेश गुप्ता साहब, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सही है इनका केस, कितना गलत है, वो सरकार देखेगी। फिर स्ट्रैंगलिंग तुनिसियाज डेमोक्रेसी, तलमीज अहमद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, और जबरदस्त आर्टिकल है। देखिए, 16 अगस्त को एक रेफरेंडम हुआ, और तुनिशियन प्रेसिडेंट कायस सैयद ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस, अमेंडमेंट्स रेफर किए थे, उनको यहाँ पे पास करा दिया गया। लेकिन मैं बता दूं कि इन अमेंडमेंट्स को पास कराने के लिए तुनिसिया की केवल 27% जनता ने वोट किया। हालांकि 27% जनता के 96% ने यस वोट किया। लेकिन अब आप समझो, ये जो अमेंडमेंट्स है ना, ये तुनिसिया को फिर से एक डिक्टेटरशिप में बदल गए। तुनिसिया अरब स्प्रिंग के समय पे सबसे पहला देश था जिसने डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंका था और अपने आप को डेमोक्रेसी में बदला था। लेकिन अब ये फिर से डिक्टेटरशिप में घुस चुका है। पिछले साल काइस सैयद ने 25 जुलाई को पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, असेंबली मेंबर्स की इम्यूनिटी छीन ली, प्रेसिडेंशियल डिक्री के साथ रूल करने लगे। मैं आपको बता दूं, 2019 में कायस सैयद इसी संविधान के बेसिस पे प्रेसिडेंट बने थे तुनिसिया के, और इसी संविधान को उड़ा फेंका किसने? कायस सैयद ने।
अब तो 16 अगस्त के रेफरेंडम के थ्रू ऑफिशियली डिक्टेटरशिप में बदल दिया है तुनिसिया को। किसने? कायस सैयद। अच्छा, कायस सैयद की इस एक्टिविटी का क्या अपोजिशन नहीं हुआ तुनिसिया में? हुआ दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। क्यों सपोर्ट किया? तुनिसिया एक ऐसा देश था जिसने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो डेमोक्रेसी के लिए तैयार ही नहीं था। आपने सुना होगा दोस्तों, इसराइल के अंदर, इटली के अंदर, इंडिया भी एक लंबे समय तक कॉलिशन पॉलिटिक्स की वजह से काफी परेशान रहा है। इसराइल में सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है, नफ्ताली बेनेट की सरकार बन गिर गई, ठीक ना, यायर लिपिड, मतलब आप देखो कि इसराइल के अंदर कोई सरकार टिकी नहीं पा रही है। इटली के अंदर कॉलिशन पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल हो रही है। कॉलिशन पॉलिटिक्स में अलग अलग तबके के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए काफी मुश्किल है। फ्रांस में भी ये देखने को मिला हमें, यही तुनिसिया में हुआ। तुनिसिया में अलग अलग ग्रुप्स थे, वो अलग अलग ग्रुप्स अपनी पॉलिटिक्स करते रहते थे, लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता था, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गए थे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ना के बराबर पॉसिबल हो गया था। तो 25 जुलाई 2021 को आनन फानन में काइस सईद ने क्या बोला? कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, मैं राजा हूं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और उस समय पे जब प्रेसिडेंशियल कूप किया, किसने? कायस सैयद ने। 80% लोगों ने उनको सपोर्ट किया, 70 से 80% अप्रूवल रेटिंग थी इनके स्कूप की। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, लोगों ने इनको अप्रूवल इसलिए दिया क्योंकि लोगों को भी लग रहा था कि डेमोक्रेसी में ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा। लेकिन कायस सैयद यहां पे लोगों के लिए नहीं, किसी और ही चीज में घुसे हुए हैं। क्या है? कायस सैयद पॉलिटिकल चेंज का रोड मैप लेके आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं, बट लोगों की प्रॉब्लम की तरफ उतना ध्यान नहीं जा रहा है। अरे तुनिसिया के अंदर इन्फ्लेशन 8% है, अनएम्प्लॉयमेंट 16% है, यूथ में 40%, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इनकी करेंसी 40% डिप्रिशिएट हो चुकी है। तुनिसिया की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग सीसीसी पहुंच चुकी है। यूक्रेन की क्राइसिस के बाद, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद तुनिसिया में फूड रेंज की कमी हो गई है। इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेला जा रहा है। लोगों की प्रॉब्लम पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और धीरे धीरे कायस सैयद की तरफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $4 बिलियन मांगे, किसने? कायस सैयद ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला पैसा तो देंगे, लेकिन तुम जो गुड्स सर्विसेज में सब्सिडीज दे रहे हो उसको बंद करो, पब्लिक सेक्टर वेजेस को बंद करो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करो, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाओ। एलपीजी रिफॉर्म्स के समय पे जो आईएमएफ ने शर्तें इंडिया पे डाली थी, वही तुनिसिया पे डालने लगे। अभी जैसे तुनिसिया पे शर्त डाली, तुनिसिया के अंदर एक ग्रुप है, तुनिसियन जनरल लेबर यूनियन, यूजीटीटी, ये एक्टिव हो गया। यूजीटीटी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। यूजीटीटी एक ऐसा ग्रुप है जिसने 2011 में प्रेसिडेंट जीने अल अबिदीन को पावर से हटाया था। 13 मिलियन की आबादी वाले तुनिसिया में, सॉरी 12 मिलियन की आबादी वाले तुनिसिया में 1 मिलियन तो यूजीटीटी के मेंबर्स हैं। यूजीटीटी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तुनिसिया को डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में बदलने में यूजीटीटी का बड़ा रोल रहा है। इसलिए 2015 में यूजीटीटी और 3 और तुनिसियन ग्रुप्स को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटरशिप हटाई थी तुनिसिया से। अब क्या है कि आईएमएफ ने जो कंडीशनैलिटीज रखी हैं, इससे यूजीटीटी तैयार नहीं हो रहा। तो यूजीटीटी बोल रहा है कायस सैयद को कि अगर तुमने आईएमएफ की शर्तें मानी तो हम तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। और यूजीटीटी एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। यूजीटीटी से तुनिसिया के अंदर लड़ना कायस सैयद के लिए आसान नहीं होगा। तो अपने आप में आगे आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन चला पाना कायस सैयद के लिए काफी मुश्किल होने वाला है तुनिसिया के अंदर। ठीक है, ये ओवरऑल इस आर्टिकल का सार है। धीरे धीरे जो तुनिसियंस हैं वो कायस सैयद से नाराज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट की पॉलिसीज से नाराज हो रहे हैं, इनके इनिशिएटिव्स के प्रति लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नजर आ नहीं रहा है। और अभी जो 16 अगस्त को रेफरेंडम हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया गया है, केवल 27% लोग रेफरेंडम में वोट डालने आए, तो इससे पता चल रहा है कि लोग इस समय पे खुश नहीं है तुनिसिया से। फिर अमेरिका में भी बहुत सारे कांग्रेसमैन, डिप्लोमेट्स और एकेडमिक्स जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुनिसिया में डेमोक्रेसी जा रही है, आप कुछ करिए। जो बाइडेन दुनिया भर में बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, बट तुनिसियन आर्म्ड फोर्सेस यूएस की एक बहुत बड़ी एलाई है। तो इस कंटेक्स्ट में जो बाइडेन, जो वैसे भी दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज के साथ दुश्मनी में आ रहे हैं, वो तुनिसिया के साथ एक बार और दुश्मनी में चले जाएं, वो दिख नहीं रहा। यूएस से बहुत सारा पैसा भी जाता है तुनिसिया के पास। हालांकि तुनिसिया यूएई और सऊदी अरेबिया से भी पैसा मांग सकता है। ये जो प्रेसिडेंशियल कूप हुआ है, इसको सऊदी अरेबिया यूएई ने सपोर्ट किया, वो तो सपोर्ट करेंगे ही। अभी तुनिसिया के अंदर डेमोक्रेसी आएगी तो वो डेमोक्रेसी वाली लहर सऊदी अरेबिया और यूएई में ही पहुंच सकती है। तो सऊदी अरेबिया और यूएई की मोनार्क तो चाहेंगे ना कि यहाँ पे भी आप कह लो मोनार्की रहे, डेमोक्रेसी ना आए। तो ये ओवरऑल है, कायस सईद यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो तुनिसिया को उबार लेंगे, बट एक्चुअली में वो तुनिसिया को डुबा रहे हैं।
ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई। फिर लिंगायत वोट्स को लेके बैटल, कर्नाटका में लिंगायत वोट्स को लेके एक लड़ाई चल रही। जो वीर शैवा लिंगायत सेक्ट है, इसको लेके बीजेपी भी इनका वोट खींचना चाहता है, कांग्रेस भी इनका वोट खींचना चाहता है। जैसे राहुल गांधी जी अभी मुरुगा मेट गए थे, वहां पे लिंगायत के एक बहुत बड़े लीडर से वो वहां पे मिले। ठीक है ना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बीएस येदुरप्पा, इसको पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल एक्शन कमेटी में जगह दी। तो बेसिकली लिंगायत लीडर्स को अपनी तरफ खींच के दोनों पॉलिटिकल पार्टी लिंगायत वोट्स को पाना चाहती है। फिर इस बीच में देखो तो अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सिद्धरामैया, ये ओवरऑल इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि लिंगायत कम्युनिटी को बीच से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लिंगायत हिंदू नहीं है, इनको एक अलग धर्म का दर्जा देने की बात की जाने लगी। तो कुछ लिंगायत कम्युनिटी के मेंबर इनसे नाराज हो गए। तो बस यही हो रहा है इस समय पे कर्नाटका के अंदर। ओवरऑल लिंगायत्स को बीजेपी भी खींचना चाह रही है, कांग्रेस भी खींचना चाह रही है। अब ये जो बीएस येदुरप्पा है, इनका जो सपोर्ट बेस है लिंगायत्स के अंदर, ये थोड़ा डोल रहा है। तो उसके चलते कांग्रेस को लगता है कि इस समय पर हम लिंगायत्स के वोट बेस को छीन सकते हैं। कांग्रेस जनता दल सेक्युलर पे उतना डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जनता दल सेक्युलर वोकालिगास की पार्टी है। तो कांग्रेस लिंगायत वोट को छीन खींच के जनता दल सेक्युलर के साथ एक कॉलिशन बना के कर्नाटका के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करेगा, और कुछ इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी के साथ बीजेपी भी आगे बढ़ेगा। बीजेपी तो ऑलरेडी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, तो वो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से जीत के अपने पास पावर रखने की कोशिश करेगी। फिर कांग्रेस और गांधी, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी फैमिली ये बोल रही कि ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे लीडरशिप में नहीं रहेंगे, लीडरशिप हम किसी और को देंगे। अगर आप देखो 2019 की लोकसभा इलेक्शन की हार के बाद राहुल गांधी जी ने पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और बाद में बहुत लोगों ने उनसे कहा कि आ जाइए, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, रिजाइन लिया, ये आए नहीं। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक लीडर एक नॉन गांधीयन फैमिली का मेंबर होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली ये कुर्सी दी जाएगी अशोक गहलोत साहब को। अशोक गहलोत साहब एक सीजन पॉलिटिशियन, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, अलग अलग तबकों को संभालना, सबको मिला के चलना, हार्टलैंड पॉलिटिक्स में इनकी चलती भी बहुत है। गांधी फैमिली के साथ इनकी बातचीत भी अच्छी खासी है। पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए ये बेस्ट है। अपने आप में एक अच्छा, मतलब एक अच्छी कोशिश है कांग्रेस को रिवाइव करने की। कांग्रेस इस समय पे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को फेस कर रहा है बीजेपी से। इससे पहले कि कांग्रेस एनिहिलेट हो जाए, ये अपने आप को अंदर से उबारना चाह रहा है। अंदर से उबारने के लिए एक नॉन गांधी फैमिली मेंबर को यहां पे हेड बनाने की बात की जा रही है। इस कंटेक्स्ट में अशोक गहलोत साहब को हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक गहलोत साहब अगर पार्टी प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं, तो क्या ये अपने हिसाब से नियम कानून चला पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इनके काम में इंटरफेरेंस तो नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि किसी को लीडर बना देना, जैसे मनमोहन सिंह साहब भी लीडर थे, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह साहब अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते थे, डिसीजन सोनिया गांधी जी लेती थी और राहुल गांधी लेते थे। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या अगर कोई नया पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो वो पार्टी प्रेसिडेंट ओवरऑल इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएगा? क्या गांधी फैमिली की इंटरफेरेंस तो नहीं होगा? इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया। और आज का आखिरी आर्टिकल, आधार वोटर आईडी लिंकिंग। देखिए बीच में ओवरऑल एक आप कह लो प्रपोजल यहाँ पे लेके आया गया था, और कुछ जगहों पे ट्रायल बेसिस पे प्रपोजल इंप्लीमेंट भी किया गया था कि भाई वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। हालांकि बाद में इस चीज को सरकार ने भी रोका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रोका। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत से काम होते हैं। नए वोटर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड इशू करना, जो लोग खत्म हो गए उनका वोटर आईडी कार्ड रद्द करना, जहां पे गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है, इलीगल एमिग्रेंट्स को वोटर आईडी कार्ड मिल गया है, उनके वोटर आईडी कार्ड को सस्पेंड करवाना। तो ये सब काम समय समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता रहता है। अब तो क्या है कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, तो इसके चलते ओवरऑल वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन आसान हो गए पहले के हिसाब से। अब लोग भी ऐसी जगहों पे रहते हैं कि उनके एड्रेस को वेरीफाई करना आसान हो गया है। दिसंबर 2021 में लोकसभा ने पास किया इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, जिसके थ्रू ये बोला गया कि आधार नंबर को लिंक किया जाएगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ। लेकिन ये तरीका गलत है। देखिए वोटिंग भारत का नागरिक कर सकता है, एक एडल्ट सिटीजन वोटिंग कर सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। लेकिन आधार एक सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार रेजिडेंटशिप का प्रूफ है। तो अगर आप आधार को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करते हो, तो आप एक गलत मोडस ऑपरेंडी को फॉलो कर रहे हो। रीजन बीइंग कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड वोटर आईडी कार्ड इज अ प्रूफ, और नहीं, आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप नॉट सिटीजनशिप, एंड वोटर आईडी कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इस कंटेक्स्ट में आधार को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ना सही नहीं है।
ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ये भी बोलना है कि आधार डाटाबेस में बहुत गलतियां हैं, इलेक्टोरल डाटाबेस में इतनी गलती नहीं है। तो अगर आप आधार डाटाबेस को इलेक्टोरल डाटाबेस से बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आधार को वोटर आईडी कार्ड की जोड़ने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे वैलिड वोटर आईडी कार्ड्स को रद्द कर दिया गया, जो कि रद्द नहीं होने चाहिए थे। फिर ओवरऑल अगर आप आधार के डाटाबेस को वोटर आईडी कार्ड के डाटाबेस से जोड़ोगे तो बहुत सारा डाटा हार्वेस्टेशन, डाटा मिसयूज के चांसेस बनते हैं, और अभी भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया के अंदर पास नहीं हुआ है। तो इतने बड़े डाटा को क्रॉस सिंक्रोनाइज करना अभी के लिए सही नहीं है। और दुनिया भर के इलेक्शन सिस्टम्स को मॉनिटर करने वाले एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन के अंदर। तो इसके अंदर आधार और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से कोई बहुत एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है नहीं, नुकसान ज्यादा है। तो बेटर यही रहेगा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार डाटाबेस से जोड़ा ना जाए। तो ये ओवरऑल यहाँ का डिस्कशन था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट